वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे बीके के पेपर पैटर्न के बारे में। ओके, मतलब कि हम ये देखेंगे कि हमारे पेपर में कैसे कैसे सम आएंगे, किस टाइप के सम आएंगे। ओके, और हमें कैसे अटैम्प्ट करना है उस सम को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका कल बीके का पेपर है 7 मार्च 2024 को, तो उसके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई, जिससे आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि आपको आपके पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, मतलब क्या क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। एक आइडिया लग जाएगा आपको आपके पेपर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहता है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1 जो होता है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे कि आपको कोई भी 4 सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के लिए, तो दैट विल बी फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ना स्टूडेंट्स, वो मोस्टली क्या होता है कि एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में ही ऑप्शन में आता है। ऐसे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एडमिशन और रिटायरमेंट ही आए। जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो पेपर पैटर्न आया है उसके अंदर आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज की चारों में से आपको कोई भी 2 सम पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में, तो ऐसा दिया हुआ है। और जो सम क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लेंगे वो 3 में रिपीट नहीं होगा। बट ऐसा मोस्टली है कि आपको एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में ही ऑप्शन आएगा, दैट इज़ इन क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोगों के लिए एडमिशन इज़ मस्ट, मतलब वो रहेगा ही एडमिशन। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एडमिशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट इज़ ओके, आप कर सकते हो, क्योंकि वो वेल एंड गुड है उसके लिए और उसके आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप लोग वो कर रहे हो तो भी ओके है। तो आप लोगों को क्या करना है, एडमिशन करना है और रिटायरमेंट जो रहेगा आपके पेपर में 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, आपको दोनों भी सम को देखना है, जो भी सम आपको इजी लगे ओके उस सम को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आप लोगों को पेपर में वो समझने आना चाहिए कि मेरा मतलब मुझे जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें से इजी वन कौन सा क्वेश्चन है, तो वो देखने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, दैट इज़ डिसोल्यूशन और द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों के बीच में आप लोगों को मोस्टली क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन पूछे जाते हैं। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो हमारा ऑफिशियल जो पेपर पैटर्न होता है उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। चारों ऑप्शन में से हमें ऐसा बताया रहता है कि इनमें से कोई भी 2 ऑप्शन के तरीके से हमें पूछ सकते हैं। बट मोस्टली क्या होता है, इन चीज़ों के बीच में ही ऑप्शन आती है। डिसोल्यूशन के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा जाता है और एडमिशन के साथ रिटायरमेंट पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि आपकी इस टाइम के पेपर में भी यही चीज़ें रिपीट हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये इशू ऑफ शेयर्स के बीच में और कंप्यूटर अकाउंटिंग, मतलब जो अपना थियरी पार्ट है उसके बीच में क्या होता है, ऑप्शन आता है। हमेशा आता है क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्यूटर अकाउंटिंग और कंपनीज अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स, इसके बीच में आप लोगों का ऑप्शन आता है। और कंप्यूटर अकाउंटिंग में अगर कोई थियरी पसंद है जिसको इशू ऑफ शेयर्स नहीं कंफर्टेबल हो रहा है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूँगी जो कि आपको हेल्प करेगा कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जाती है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स में और कंप्यूटर अकाउंटिंग में। ओके, फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, डेथ ऑफ अ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में, या एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन दोनों के बीच में आप लोगों को ऑप्शन रहेगा, आपको जो भी कंफर्टेबल होगा वो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो कितने मार्क्स के लिए रहेगा, आप लोगों को 8 मार्क्स के लिए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज़ NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कितने मार्क्स के लिए होगा, 12 मार्क्स के लिए। इसके अंदर आपको स्टूडेंट्स कोई भी ऑप्शंस नहीं रहेंगे, ये आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट भी क्या करना है, आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही करना है।
ठीक है। जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। एडमिशन के अंदर अगर आप लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि जनरल एंट्रीज़ आएंगे क्या, तो नहीं आएंगे, ठीक है, मोस्टली नहीं पूछे जाते। और आपको डिसाइड करना है कि आपको एडमिशन करना है या उसके ऑप्शन में जो भी आएगा वो करना है, वो डिसीजन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा अक्सर होता है कि एक सम होता है डिफ़िकल्ट और एक सम होता है थोड़ा सिंपल होता है, बट आप डिसाइड नहीं कर पाते हो प्रॉपर। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी आनी चाहिए, डिसाइड करना आना चाहिए कि आप लोग जो भी अटेम्प्ट करने वाले हो वो इजी है या फिर टफ है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट तो आपको करना ही नहीं है उसकी किसी भी सम के पीछे, आप लोगों को प्रॉपरली मेंटेन करना है टाइम को, ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी सम्स पूछे जाएंगे, जो भी आप लोगों के एडजस्टमेंट्स पूछे जाएंगे, वो स्टूडेंट्स आप लोगों के टेक्स्ट बुक में से ही होंगे। मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में से ही अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी डाइजेस्ट लेने की, उत्तम लेने की या फिर कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक को थोरो करना है, उसको अच्छे से कीजिएगा, तो दैट इज़ इनफ फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उतना भी कर लिया ना तो वो इनफ हो जाएगा, फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग क्या करोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से किया है, उसके सम्स कीजिए। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आपके नेम चेंज कर दिए जाएंगे, अदरवाइज सम्स विल बी दी सेम। तो इसीलिए जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स रहेंगे उनको भी एक बार देख लीजिए। अगर आपका सब हो चुका है तो आप सॉल्व्ड एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन क्या होते हैं, टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं, बाहर से कुछ भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं होते। तो आप लोगों को ध्यान देना है कुछ चीज़ों में, जैसे कि ये सारी चीज़ें। फिर थियोरी के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी मैं आप लोगों को दे दूँगी। उसके बाद आपके जो भी एंट्रीज़ होते हैं, आप अपने जो भी एग्जांपल्स हैं आपके फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। आप लोगों को पेपर सॉल्व करते वो फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब आप लोगों ने प्रॉपर फॉर्मेट बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको पहले क्या लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में पहले आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आएगा P&L अकाउंट, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद आएगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप लोगों को क्या लिखना है, असेट्स और लायबिलिटीज़ का कॉलम बना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ है जिसमें आपका मार्क्स कट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है अच्छे से, और फिर ही उसका क्या करना है, जो भी ट्रायल बैलेंस के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसकी पोस्टिंग करनी, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।